नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल टीसीएफ प्रतीक मलिक पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा 5 दिन का सीडीपी का कोर्स हो चुका है, जिसके अंदर हम आपको सारा सीडीपी करवा चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र में। देखिए, हिंदी के अंदर अगर मैं बताऊं, आप सबको पता होगा कि 15 नंबर का तो हमारा पैसेज आते हैं और 15 नंबर का हमारा पेडागोजी आता है। कुछ लोग कह रहे थे कि हिंदी व्याकरण कब करवाएंगे, यही सारी चीज़ें। तो भैया सीटेट के अंदर हिंदी व्याकरण नहीं आती, बस उतनी आती है जितना आपके पैसेज के अंदर पूछी जा सके, है ना। तो पैसेज में कोई एक आध क्वेश्चन आ सकता है, वरना हिंदी व्याकरण के लिए कोई अलग से जगह नहीं है। जो लोग आपको 15 नंबर का अलग से पढ़ाते हैं वो एक्चुअली पेडागोजी होता है ना। उसके अंदर व्याकरण वो गलत पढ़ा रहे हैं आपको, तो व्याकरण करने की आपको ज़रूरत है ही नहीं इसके अंदर। चलिए, अब हम बात करते हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र। और देखिए, अब अगर मैं बात करूं, मेरे हिंदी शिक्षा शास्त्र में अच्छे नंबर किस लिए आते हैं, क्योंकि मैंने एनसीएफ और एनसीईआरटी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़े हुए हैं और उन्हीं की लाइनें मैं आपको दिखाऊंगा। यही लाइनें आपको हमेशा सीटेट के पेपर में दिखती आई होंगी और दिखती आएंगी। इनसे बाहर कुछ नहीं होता, ये गारंटी ले रहा हूं। एक क्वेश्चन भी इनसे बाहर नहीं आएगा, पक्का। ठीक है, तो ये वीडियो आप पूरी ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम अपनी पहली बात, क्वेश्चन ये आता है कि जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में किस तरह से आते हैं, उनके पास होती क्या क्या चीज़ें हैं। तो उनके पास अपनी भाषा होती है, अपने अनुभव होते हैं, दुनिया को देखने का अपना नज़रिया होता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें उनके पास होती हैं। और जो वो अनुभव होते हैं ना, वो उनके लिए बहुत समृद्ध होते हैं बच्चों के लिए। और हम क्या करते हैं, उनके अनुभवों को इग्नोर कर देते हैं और ये सारी चीज़ करते हैं। लेकिन हमें उनका यूज़ करना चाहिए, उनकी इस भाषाई पूंजी का इस्तेमाल करके भाषा सीखने सिखाने में किया जाना चाहिए। तो हमारा ये काम होता है टीचर के हिसाब से। तो समझ आ गया, पहला बात क्या है कि बच्चे बहुत कुछ लेके आते हैं और हमें उन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। दूसरा कि मान लीजिए हिंदी अगर वो सीख रहा है या कोई भी लैंग्वेज सीख रहा है, तो उसको कुछ वर्ड तो आते होंगे, कुछ शब्द तो उसको पता होंगे, तभी तो वो स्कूल में पहुंच रहा है। तो ऐसा नहीं होता, कुछ जगह होता कि कोरी स्लेट बन के आते बच्चे, तो कोरी स्लेट नहीं होते। बच्चे को अनेक शब्दों के अर्थ और उनके प्रभाव से परिचित होता है बच्चा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब भाई, जब हम बच्चे को क ख ग पढ़ाते हैं, क ख, अब एक और चीज़ बता दूं, कुछ बच्चे इसको बोलते हैं कै से कबूतर। तो भैया कै है ना, वो कै ये वाला है, कै ये होता है, समझ आ गया। ये होता है क। जैसे ये मैं होता है ना, मैं ये म होता है, ये मैं होता है, समझ आ गया। तो ये ध्वनि को का भी आपको पालन करना है जब आप बच्चे को पढ़ाएंगे। कै से कबूतर नहीं होता, कै से तो कैबूतर होना चाहिए, क से कबूतर होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि बच्चे के लिए ध्वनियाँ और ये जो लिपिबद्ध चीज़ दोनों होते हैं ना, ये अमूर्त होते हैं। मैंने बात की थी मूर्त अमूर्त की, है ना, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात की थी। तो ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं ये कंसेप्ट। तो हमें बच्चे को अर्थ बताना चाहिए, बच्चे को अर्थ प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए बच्चे का। ठीक है, कि जिससे वो रिलेट कर पाए। जैसे हम कबूतर को उससे रिलेट करते हैं, कबूतर का वहाँ पे फोटो चिपका हुआ होता है, ठीक है, और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, ये जो उद्देश्य होगा ना हमारा, हम बच्चे को पोएम गा गा के सुनाएंगे और ये सारी चीज़ होंगे। तो स्टार्टिंग का उद्देश्य हमारा ये हो सकता है कि हम उसको बच्चे को आनंद लेने पड़े, मतलब आनंद लेने दें, है ना। तो बच्चा जब आनंद लेगा किसी चीज़ के अंदर, उसी वजह से तो उसकी जिज्ञासा उत्पन्न होगी, है ना। तो बच्चा फिर और चीज़ें भी, मतलब देखो, आनंद लिया बच्चे ने, आनंद लेने के बाद अब आनंद लेगा तो वो पढ़ने की कोशिश करेगा। इसी वजह से जो हमारे बाल साहित्य वगैरह होते हैं ना भाई, इनको ये कहा जाता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दो। अगर बच्चे चंपक पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे तो कम से कम उनको पढ़ना आएगा ना। किताबों के चैप्टर वो क्यों पढ़ना चाहेंगे, तो इसीलिए उनको रोचक कहानियाँ दी जाती हैं कि जिससे वो पढ़ना सीखें। उसके बाद में उनको बाद में पढ़ा देंगे भाई, परिचित होने के बाद अपने परिवेश में उपलब्ध लिखित भाषा को पढ़ने और समझने की जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है, उसके बाद वो भी होने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखो, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न यही है कि जब
बच्चा सीखता है, जो हम पियाजे कह रहे थे, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो ये यही है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, जो ये ज्ञान निर्माण होगा ना, मैंने पहले भी बताया, एनसीएफ पढ़ते हुए भी बताया था, क्योंकि ये एनसीएफ का ही पार्ट है, उसी में आपको मैं बता रहा हूँ। एनसीएफ का जो लैंग्वेज वाला पार्ट है और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो हमारे हिंदी पेडागोजी का है, तो उसके अंदर ये कहा गया है, जो सेम एनसीएफ के अंदर बात कही गई है कि बच्चों को अगर रोक टोक दोगे ना, आप रोकोगे, टोकोगे या जोर जबरदस्ती करोगे तो बच्चा नहीं सीखेगा। बच्चे को खुला छोड़ दो भाई, बच्चा अपने आप उत्सुक होता है, बच्चा अपने आप सीख लेगा सारी चीज़ें, है ना। तो यही है कि बच्चे को हमें पर क्या देना है, देखो हमें एक ऐसा वातावरण देना है कि वो कहाँ जहाँ भी जाए वहाँ से अगर वो खुद भी सीखे ना कुछ, तो खुद भी सीखे रहे। मान लो आपने वातावरण उसको ऐसा दे दिया जहाँ पे गाली गलौज चलती है, तो बच्चा क्या सीखेगा, बच्चा गाली गलौज ही सीखेगा। लेकिन आसपास में सब लोग भाषा अच्छी बोलते हैं, तो बच्चा उनसे वो भाषा सीखेगा ना। तो हमें क्या करना है, हमें बस वातावरण पे ध्यान देना है, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देना कि बच्चे को ऐसे सिखाएं, ये सिखाएं, वो सिखाएं, बच्चा खुद सीख लेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो एक चीज़ है, मैंने हमेशा से बताया है कि अगर मान लो बच्चा हरियाणा से है तो उसके ऊपर कभी से लाद दी जाती है कि भैया हरियाणवी का तू यूज़ मत कर स्कूल के अंदर, है ना। खासकर दिल्ली के स्कूलों के अंदर या कहीं खुद के हरियाणा के स्कूलों के अंदर ये बहुत होता है कि उनसे बात ही नहीं की जाती। उनसे कहते हैं इंग्लिश के क्लास के अंदर इंग्लिश में बात करो, हिंदी की क्लास में प्योर हिंदी में बात करो। तो बच्चा जब स्टार्टिंग में आता है तो वो तो भैया असमर्थ और नहीं कर पाता, वो बेझिझक रूप से अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता, क्योंकि वो लैंग्वेज उसको इतनी आती नहीं है ना। तो हमें पहले बच्चे को बोलना सिखाना है कि वो अपनी लैंग्वेज में बात करे। तो इसी वजह से हमें बहुभाषी संदर्भ में रख के देखने की आवश्यकता है कि हम बच्चे को बहुभाषा सिखाए। ये उसके लिए नहीं, अगर बच्चा मान लो कोई असम में हरियाणा का बच्चा है तो असम वाले बच्चों को भी उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो बहुभाषा को हमें अपनी क्लास के अंदर जरूर करना चाहिए। और अगर हम बच्चे की भाषा को नकारते हैं, ठीक है, बच्चे की भाषा को नकारते हैं, तो ये समझ लीजिए हम उनकी अस्मिता को नकार रहे हैं, ठीक है। जो उनकी पर्सनैलिटी है, मतलब जो चीज़ भी है जिससे रिलेट करते हैं वो, हम उसी को नकार रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ हो गई। चलिए अब देखो हमें बच्चे के साथ क्या करना है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में यह जरूरी है कि बच्चे विभिन्न प्रकार के परिचित और अपरिचित संदर्भों में भाषा का सही प्रयोग कर सके। भाषा का प्रयोग करना हमें सिखाना चाहिए बच्चे को, कि चाहे वो कहीं जानता है किसी को या नहीं, वो बस वहाँ पे अपनी भाषा का प्रयोग कर सके, हमें ये सिखाना है। और ये बस बोल कर नहीं होता, ये वो अपनी लिख कर भी कर सके, है ना। लिख कर भी हमारा जो, अगर मैं बताऊं तो जो हमारी स्किल होती हैं वो दो तरह की होती हैं, जो आपको इंग्लिश पेडागोजी के अंदर भी मैं बताऊंगा। एक होती है रिसेप्टिव, है ना, जो हम ग्रहणात्मक, और एक होती है अभिव्यक्त्यात्मक। अभिव्यक्त्यात्मक होती है जब हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, तो वो तो चाहे तो बोल कर करते हैं चाहे लिख कर करते हैं। तो उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट रहती है हमारी चीज़ें, एक तो सहज हो, हम कल्पनाशील हों, प्रभावशाली हों, व्यवस्थित ढंग से हम बात कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हमारी अच्छी अभिव्यक्ति का होता है रूप, है ना। तो हमें बच्चे को ये चीज़ें सिखानी है, ना कि उसको कह दिया कि दशहरे का ऐसे है, ये याद करके अनार पेपर में यही आएगा और सब यही लिख रहे हैं, 10 लाइनें पूरी की पूरी क्लास सेम लिख रही है, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। समझ रहे हो, दशहरे का ऐसे अगर आपको लिखना है तो उससे पूछो ना, भैया तुम कैसे बनाते हो। वो कोई बच्चा अगर ये कह रहा है कि मैं घर पे बैठा रहता हूँ, बढ़िया है, बता तो रहा है वो अपनी चीज़, तो वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए यह भी जरूरी है कि सीखना, पढ़ना और लिखना, इन चारों प्रक्रियाओं में बच्चे अपने पूर्व ज्ञान की सहायता की अर्थ रचना करें। वही वाली बात कही ना मैंने कि अपनी बात कर पाए वो, ठीक है, अपने अर्थ की रचना कर पाए। और दूसरी बात यह है, कही गई बात, अगर मान लो अब ग्रहणात्मक की बात है, जब जो पढ़ रहे हैं और जो सुन रहे हैं, तो उसके अंदर बच्चे जो कही गई बात है उसका जो निहितार्थ होता है ना, उसका अर्थ होता है, ठीक है, वो बात आती है ना, मीनिंग बिटवीन द लाइन्स। जो लाइन लिखी गई है उसके बीच का एक मीनिंग होता है, बच्चे उसको भी पढ़ पाएं,
ठीक है, जो डीप मीनिंग होता है, एक तो होता है स्ट्रक्चर मीनिंग, वो भी बात करेंगे हम आपका जब इंग्लिश पेडागोजी करेंगे। चलिए स्टार्ट और करते हैं आगे। कहाँ गया, हाँ देखिए, अब ये बात समझ लीजिए, आपके पेपर में आ सकता है ये कि जो पढ़ना है ना, पढ़ना मात्र किताबी कौशल न होकर एक तहजीब और तरकीब है ना। ये लाइन आपके एनसीएफ से उठाई गई है, तो इस बात को कर लेना, ये आपकी आ सकती है सीटेट के पेपर में, क्योंकि हमारा जो सीटेट होता है वो सीबीएसई लेती है और सीबीएसई एनसीईआरटी और एनसीएफ से बाहर नहीं जाती है ना। तो इस वजह से इस लाइन को समझ लेना मतलब इसको याद कर लेना। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाषा संप्रति संबंधित आगे की चर्चा पढ़ने को लेकर जिस बात पर बल दिया गया है उसके अनुसार पढ़ना मात्र किताबी कौशल नहीं है, ये कोई कौशल नहीं है, ये एक तहजीब भी है और एक तरकीब भी है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, जो हमारा पढ़ना है, पढ़ना बस पढ़ना नहीं होता, पढ़ना होता है, पढ़ने की एक प्रोसेस होती है। पहले आपको शब्द पहचानने आने चाहिए, उसके बाद आपको पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद आप उसकी प्रतिक्रिया करें। तो जो प्रतिक्रिया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तहजीब की बात कहाँ है, आपने पढ़ लिया या आपने पढ़ नहीं लिया, सुन भी लिया, ठीक है, कोई बंदा आपको बोल के चला गया, लेकिन आप अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे ना, तो ये आपका तहजीब का पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से आपको रिस्पॉन्स करना भी जरूरी है। दूसरे शब्द में हम यह भी कह सकते हैं कि पढ़ना बुनियादी तौर पर एक अर्थवान गतिविधि है, आपको अर्थ समझ में आए और आप बता पाए सामने वाले बंदे को कि हाँ हमें समझ में आया है। देखिए, बात ये नहीं है कि मान लीजिए किसी बंदे ने आपको कोई काम कहा, आप उसको हाँ ही भरे, नहीं, लेकिन आप उसका जवाब तो दे दे, या तो हाँ में दे या ना में दे, कि हाँ मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। या ये थोड़ी होता है कि आप मान लो हाँ या ना करे बिना बस उसको ऐसे ही छोड़ दिया आपने, तो वो चीज़ गलत है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो भैया इसको लाइक कर देना, है ना। चलिए, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मुद्रित और लिखित सामग्री के संदर्भ व अनुमान के आधार पर अर्थ पकड़ने की कोशिश पढ़ना है। पढ़ना क्या है, अर्थ पकड़ने की कोशिश, कि अर्थ क्या है उसका, डीप मीनिंग जो मैं बात कर रहा था, वो आपका पढ़ना है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई लाइन पढ़ दी, मैंने मान लीजिए, मैं भी करता हूँ ऐसा कि दोबारा चीज़ें पढ़ता हूँ, तो वो क्या चीज़ होती है कि जब मैं आगे तक चला गया ना, तो उसके बाद मैं वापस लौट कर आऊँगा उस लाइन पर और उसको फिर से दोहराऊँगा, ठीक है। तो ये जब दोहराता हूँ ना मैं, इसको कहते हैं अर्थ की खोज। ये अर्थ की खोज का प्रमाण बन जाता है कि ऐसी स्थिति में हम अनेक बार किसी पाठ्य वस्तु को पढ़ने के दौरान किसी बिंदु पर ज़रूरत महसूस होने पर उसी को आगे के संदर्भ में समझने के लिए लौट कर फिर पढ़ते हैं कि अच्छा मैंने पहले आगे का पढ़ दिया, उसके बाद मैं वापस पीछे आता हूँ कि देखिए इसका मीनिंग ये था, है ना, ये इस संदर्भ में है, ठीक है। तो देखो, एक ही वर्ड के मीनिंग कई हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने वो बात किस संदर्भ में कही है, वो जो हम आगे की बात कहेंगे ना, उससे पता चलता है हमें, ठीक है। उससे हम पता कर पाते हैं कि ये बंदा ये भूमिका किस तरह से बना रहा था, जो उसने आगे की बात कही है। तो हम दोबारा लौट कर आते हैं, अच्छा तू तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा था, अब समझ में आया, तो वो चीज़ होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, एक होता है, एक चीज़ होती है, मान लो एक लाइन मैंने यहाँ कह दी, एक शब्द मैंने यहाँ कह दिया, तो हो सकता है उस लाइन का और उस शब्द का एक अलग अर्थ हो, लेकिन वो जब दोनों चीज़ें मैं मिला के कहता हूँ ना, ये वाली बात, तो वो अर्थ अलग होता है। जब दो चीज़ें एक साथ जुड़ जाती है ना, एक साथ जुड़ के भी वो एक अलग अर्थ देती हैं। और ख़ासकर मैंने ये देखा है कि भैया घर में जो लेडीज़ होती हैं या मम्मी वगैरह होती हैं, वो इस तरह की चीज़ों को बहुत कर लेती हैं, जिसको लड़के जनरली नहीं कर पाते, वो डीप मीनिंग में ज़्यादा चली जाती हैं। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कुछ। मान लीजिए कोई लेडीज़ आई, अच्छा वो इसका यूज़ भी करती है, वो भी बताऊँगा मैं आपको। तो कैसे कि मान लीजिए एक लेडीज़ आई है, वो कुछ सामान लेकर आई है ना, सामान लेकर आई अपनी पड़ोसी को दिखाने के लिए। तो उसने कहा कि देखिए ये मेरे हस्बैंड ये लेकर आए हैं, और एक बात तो उन्होंने ये कह दी, दूसरी बात उन्होंने कह दी कि मेरे हस्बैंड ने कहा है कि ये किसी को देनी नहीं है। तो देखो,
नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल बात बताइए एक तरह से देखा जाए कि हाँ ये चीज़ है और ये बोला है कि किसी को देना नहीं है ये चीज़। लेकिन अब अगर इस दोनों बातों को एक साथ लेकर देखें तो वो जो सामने वाली है वो एक अर्थ निकाल लेगी कि अच्छा ये कहना चाह रही है कि देख ये लाई तो हूं मैं तेरे को दिखाने के लिए, लेकिन ये तेरे को देने के लिए नहीं लाई हूं। तो समझ गए, तो इसका एक अलग अर्थ निकल गया। तो ये जो समग्रता होती है ना, ये तो मैंने 2 लाइन का बताया है। इसी तरह से एक आपका चैप्टर होता है, उसके अंदर एक निहित अर्थ होता है। जब आपकी पूरी चैप्टर आपका पूरा हो जाता है ना, उसके बाद आप उसका एक अलग अर्थ निकाल पाते हैं, तो ये आपका होता है निहित अर्थ। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं ये होता है, ये समग्रता में मौजूद होता है, केवल शब्दों और वाक्यों में नहीं होता। ये जो कई बार साफ तौर पर नहीं गया उसे भी समझ पाने की जरूरत होती है। कहा गया ना साफ तौर पर, ये बात साफ तौर पर तो नहीं कही गई थी कि तेरे को नहीं दूंगी, लेकिन आ गई ना वही चीज़। ठीक है, यह समझना भी जरूरी है कि पठन सामग्री की अपनी एक अनूठी संरचना होती है और इस संरचना की समझ रखना परिचित अर्थ निर्माण में सहायक है। ठीक है, अब देखो लिखना भी एक सार्थक गतिविधि तभी बन जाती है कि बच्चों को अपनी भाषा और अपनी कल्पना, अपनी दृष्टि और लिखने की आज़ादी मिले। ये मैंने आपको बताया ही था कि वो जो भी है अपनी भाषा में लिखें, कुछ भी लिखें, वो अपनी बात कह पाएँ। यही हमारा लेखन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि बच्चे की भाषा शैली कैसे विकसित होती है, उसको अवसर मिले। एक सेकेंड, उसको अवसर मिले। ठीक है, जब बंदा अवसर मिलता है, वो होता क्या। और हमारे स्कूल के अंदर ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, हिंदी की क्लास में क्वेश्चन आंसर करवा दिए, बच्चे वही किताबों में लिख रहे हैं, कॉपियों में लिख रहे हैं, उसकी नकल करते हुए होते हैं। जो मैंने बताया आपको, नकल करना भी तो यही है, पेपर में नकल करते थोड़ी है, टीचर की नकल नहीं करते बच्चे ब्लैक बोर्ड पे से। जो मैंने लिखा है वही सब अपनी कॉपी में कर लो, जो नहीं करेगा उसकी कॉपी चेक होगी, प्रिंसिपल के पास जाएंगे, पेरेंट्स को कंप्लेंट करेंगे और फिर पेरेंट्स से पिटवाएंगे। मैं तो बहुत पिटा हुआ इस वजह से, पर ये चीज़ गलत है। ठीक है, अब देखो हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि पढ़ना लिखना सीख गया ना तो अपनी किताबों को पढ़ लेगा और ये कर लेगा ना जी, वो जरूरत थोड़ी है। वो रोजमर्रा में अखबार पढ़ पाएगा बच्चा, ये ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो वही है, पढ़ना लिखना सीखना का एकमात्र उद्देश्य यह नहीं कि बच्चा अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ना सीख जाए और अपनी पाठ्य पुस्तक के विभिन्न पाठों के अंत में दिए गए प्रश्न के उत्तर लिख सके। ये गलत है, ये नेगेटिव चीज़ है हमारी। आगे पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे तो तब भी इनके बारे में बात होगी। तो इसका उद्देश्य यह है कि वे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पढ़ने लिखने का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये भी चीज़ ज़रूरी है। जो जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, अखबार पढ़ना, वो कुछ भी पढ़ना हो सकता है, वो कुछ भी पढ़ पाएगा बच्चा। अब देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि जब हम वे विभिन्न उद्देश्यों के लिए समझ के साथ पढ़ सकें, ये कहा गया है हमारा। अब ये उद्देश्य क्या हो सकते हैं, ये देखिए उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं हम पढ़ने के लिए। मान लो मैं कोई नोवेल पढ़ रहा हूँ तो वो एक अलग तरीके से पढ़ूंगा, मैं कोई एडवर्टीजमेंट पढ़ रहा हूँ तो वो एक अलग तरीके से पढ़ूंगा, अखबार पढ़ रहा हूँ तो वो एक अलग तरीके से पढ़ूंगा, कॉमिक्स पढ़ूंगा तो वो अलग तरीके से पढ़ूंगा, टेक्स्ट बुक पढ़ूंगा तो मैं वो अलग तरीके से पढ़ूंगा। तो इसके विभिन्न प्रकार होते हैं, विभिन्न तरीके होते हैं, एक ही तरीका नहीं होता पढ़ने का। तो ये धारणा बदलनी है हमें कि बच्चा एक ही तरीके से पढ़ पाएगा। तो हमें वो विभिन्न तरीके बच्चों के डेवलप करवाने हैं पढ़ने के। हम क्या करते हैं, हम बस किताबों को पढ़वा के ये सोचते हैं कि हाँ इनके पढ़ने की डेवलप हो गए, लेकिन ये तरीका तो है ही नहीं। वो विज्ञापन भी किताब की तरह थोड़ी पढ़ेगा। आपने देखा होगा कि जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि जो तरीका होता है उस दूसरे तरीकों को दूसरी जगह यूज़ करना। तो आप वो कॉमेडी करते रह जाएंगे अगर मान लीजिए इस तरह के अपने बच्चों को कोशिश करेंगे। ये मैं पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स भी आपको बता रहा हूँ कि पेरेंट्स को आप अगर पेरेंट्स हैं तब भी अपने बच्चों के ऊपर आपको इस तरह से नहीं करना, और अगर आप टीचर हैं तब तो करना ही नहीं है। उनको करने दो, उनको पढ़ने दो जिस तरह से वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि ये लिखा गया है कि हर पढ़ने का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पढ़ने का उद्देश्य क्या है। एक विज्ञापन को पढ़ना, जैसे मैंने बताया एडवर्टीजमेंट को पढ़ना, और सूचना पढ़ना। सूचना में अखबार हो सकता है, नोटिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उनके अंदर फर्क होता है। ठीक है, पढ़ना लिखना सीखने की प्रक्रिया में यह बात भी शामिल हो जाए कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए पढ़ने और लिखने के तरीके में अंतर होता है, जो मैंने बताया, ये बात भी शामिल होनी चाहिए। ठीक है,
अब देखो, ये खाली पढ़ने के लिए नहीं है, यही बात लिखने के लिए भी होती है। लिखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किसके लिए लिख रहे हैं। हो सकता है हम मान लो हमारा पाठक कौन है ना। पाठक हमारा विद्यालय के बच्चे भी हो सकते हैं, शिक्षक भी होते हैं, अन्य कर्मचारीगण भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और अच्छा, एक और चीज़ होती है कि हमारा बस ये नहीं है, हम लिख किस पर्पज़ के लिए रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट होता है। उसके अंदर भी हम अलग तरह से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड पे आपको क्या है, विद्यालय वार्षिकोत्सव के लिए करते हैं, जो स्कूल एनुअल डे होता है उसके लिए आपको करना है, तो आपका ध्यान किधर जाएगा, बंदे का ध्यान जाएगा कि जगह क्या है, ठीक है, टाइम क्या है। तो ये सारी जब चीज़ें होती है ना, ये आयोजित कहाँ किया जाएगा, तो ये इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान जाएगा, तो वो जो लिखने वाला होगा वो भी इन चीज़ों को बड़े ध्यान से लिखेगा। तो ये होता है आपका। इसी तरह से अगर कोई कहानी पढ़ रहा है, तो कहानी लिख रहे हो आप, तो उसका आपका अलग तरह से होगा, आप अलग तरह से गहराई में लिखोगे, गहराई में जाके सोचोगे ऐसा हुआ तो क्या हुआ, कहानी में ऐसा क्या है जो अगर नहीं होता था कहानी का रुख क्या होता। तो ये सारी जो चीज़ें होते हैं ना, इनको हमें बड़े ध्यान से लिखना पड़ता है। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। अब है, हमारे पढ़ने के लिए अनेक आयाम होते हैं। हमारे पढ़ने के लिए अनेक आयाम होते हैं, उनके पड़ाव और हर पड़ाव में अपने आप में महत्वपूर्ण है। इन्हें कक्षा में समुचित स्थान मिलना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भी बच्चों को यह अपेक्षा रहती है कि कही या लिखी गई बात अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाएँ और प्रश्न पूछ सके। मैंने बताया कि आपको प्रतिक्रिया बच्चे देंगे तो वो अच्छी चीज़ होती है, और बात करेंगे तो वो अच्छी चीज़ है, ना कि उनको कहे कि शांत रहो और ये सारी चीज़ करो, तो वो गलत चीज़ होती है, ठीक है। बच्चे की भाषा इस बात का प्रमाण है कि वे बच्चे अपनी भाषा का व्याकरण अच्छी तरह जानते हैं, पर व्याकरण की सचेत समझ बनाने के लिए आवश्यक है कि बच्चों को विभिन्न पहलुओं की पहचान विविध पाठों के संदर्भ और आसपास के परिवेश से जोड़कर कराई जाए। ना कि बस हम क्या करते हैं, व्याकरण पढ़ा रहे हैं। देखो, व्याकरण चीज़ तो अच्छी है, लेकिन व्याकरण पढ़ाना गलत है। हमें क्या करना है, हमें आसपास के परिवेश और विभिन्न पहलुओं पर बच्चों के साथ बात करनी है, तभी हमारा होगा, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब देखो, बच्चे को भाषा के अलग अलग प्रयोगों की और उनका ध्यान दिलाया जाए, जिससे बच्चे उसकी जो बारीकियां है ना उसको पकड़ पाएँ कि देखो इसने ये बात बोली है तो इसने किस तरह, किस लहजे में बात बोली है ये, या इसने किस तरह से ये बात कही होगी, कि बच्चे भी उसका यूज़ कर पाएँ आगे। तो हमें यही तो सिखाना है बच्चे को। आगे हमारा, बच्चे सीखने की प्रक्रिया और माहौल के संदर्भ में यह बात भाषा सीखने की प्रक्रिया और माहौल के संदर्भ में यह बात ध्यान रखने जरूरी है कि एक स्तर पर की जाने वाली प्रक्रियाओं को अलग स्तर की कक्षाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कि जब अगले स्तर की, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जो आपने अभी बच्चे का लेवल कर लिया, उसको अगले स्तर पर, क्योंकि बच्चों के लेवल होते हैं ना कि आपने यहाँ ये यूज़ किया, यहाँ ये यूज़ किया, तो पिछली सीखी हुई चीज़ों को अगले स्तर पे भी हम यूज़ कर पाएँ, ये मतलब है इस लाइन का। अब देखो, हमारी जो कक्षा होगी ना, उसके अंदर हम जितनी ज़्यादा रोचक चीज़ें बच्चों को पढ़ाएंगे, अलग अलग चीज़ें उनको पढ़ाएंगे, विभिन्न शैलियों का प्रयोग करेंगे, तो उससे उनका प्रभावी प्रयोग करने के अवसर मिलेंगे बच्चों को, जब हमने उनको विभिन्न शैलियाँ पढ़ा दी और ये सारी चीज़ पढ़ा दी। और इसके अंदर ही अगर मैं बताऊँ तो रोचक और विविधतापूर्ण बाल साहित्य इस संदर्भ में विशेष महत्व होता है। जो हमारी, हम क्या करते हैं, बस पाठ्य पुस्तक को लेके चलते हैं, लेकिन हमारा बाल साहित्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसके अंदर रोचक हो, जिससे बच्चे उससे कुछ सीख पाएँ, कुछ चीज़ें देख पाएँ कि बच्चा कि हम यूज़ कैसे कर रहे हैं वो भाषा का। दूसरा क्या है कि हम भाषा के जो कौशल होते हैं, भाषाई कौशल, तो भैया देखो, भाषाई कौशल के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहला तो जो श्रवण कौशल होता है, जो सुनना होता है, वो बेसिक कौशल है, वो सबसे बेसिक है, उसके वो आधार है हर कौशल का, है ना। लेकिन ये क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते, ठीक है, एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं, एक दूसरे के सहायक होते हैं, इन्हें अलग अलग कर नहीं देखा जाना चाहिए। यहाँ यह समझना भी जरूरी होगा कि हिंदी भाषा संबंधी जो भाषा संप्रीति के बिंदु दिए गए हैं उसमें परस्पर जुड़ाव है, और एक से अधिक भाषाई क्षमताओं की झलक उनमें मिलती है।
ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये तो है ही नहीं, लेकिन जैसे हमारी वर्तनी हो गई, व्याकरण हो गई, ये सारी चीज़ें ये भी आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, ये भी हमें समझनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगली पॉइंट पे आते हैं हम। देखिए आगे हमारा ये है कि अगर हम किसी बात को सुनकर उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं ना, तो वो भी तो हमारा भाषा का प्रयोग ही है। उसके ऊपर हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इससे भी तो हमारे सुनने और बोलने की क्षमता बढ़ेगी। तो हमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने चाहिए इन चीज़ों के। इसी तरह से अगर लिखने की बात करता हूँ मैं, तो प्रतिक्रिया, प्रश्न और टिप्पणी को लिख कर भी दी जा सकती है। किसी प्रश्न का उत्तर या टिप्पणी जो लिख कर होता है, हम क्या करते हैं, प्रश्न रटवा देते हैं बच्चों को। तो रटवाना नहीं है, उनके मन की बात करवानी है ना, क्योंकि बेसिक चीज़ तो वही है हमारी, ठीक है। टिप्पणी ना बच्चों को रटवाओ ना कुछ करो, जिसको जैसा आता है, हाँ उसको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट उसको क्लियर हो गया, उसके जो मन के भाव है वो आने दो, क्या पता वो कोई नई बात बोल ले जो हमने उसको सिखाई नहीं। और यही जरूरी है, बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति हमें जगानी है, ठीक है, जिससे वो सृजन करे, सृजनात्मकता बढ़े, उनके अंदर क्रिएटिविटी बढ़े, ठीक है। चलिए भाई, ये दो पॉइंट पे आप आराम से पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा आगे का बता देता हूँ आपको। अभी ये हमारी 3 बजे क्लास थी, अब हमारी 5 बजे क्लास होगी, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि आखिर हम कितना प्राथमिक कक्षा के बच्चे से एक्सपेक्ट करें चीज़ें, और कुछ ट्रिक्स, इन्हीं बातों को लेके मैंने जो ट्रिक्स बनाई हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, तो वो डिस्कस करेंगे आप सबके साथ। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका दिन शुभ रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और हमने जो आपका 5 दिन का क्रैश कोर्स है, अगर बच्चा अब उसको देखता है तो वो 2 या 3 दिन के अंदर भी देख सकता है। जो आपका 5 दिन का हमने CDP का क्रैश कोर्स कराया है, तो अपने दोस्तों को ये भी बताएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।